इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8 जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। ये एक कविता है। ये दृश्य देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये ढलती शाम का दृश्य है। सूर्य अस्त होने वाला है और इधर किसान अपने खेतों में काम कर अपने घर की ओर लौट रहा है। इस कविता में कवि ने सर्दियों की एक शाम की समानता किसान से करी है। कवि ने इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बात सिद्ध कर दी है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि ने यहाँ अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है। इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। वे मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सबसे पहले बच्चों इस कविता का पठन कर लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इस कविता के भाव व अर्थ को समझते हैं। ये देखो बच्चों, आपकी पुस्तक में इस कविता के बारे में दिया हुआ है। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ये पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ये देखो, ये एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य है जहाँ पर सूरज डूब रहा है, ये पलाश के फूल खिले हैं। तो इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य की समानता एक किसान के साथ करी है जो कि जाड़े की शाम में दुबक कर बैठा अपनी चिलम पी रहा है और अंगीठी को जलाकर बैठा है। ये पूरा दृश्य आपको ये कविता समझने में सहायता करेगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि ने अपनी कल्पना से इस सुंदर प्राकृतिक दृश्य को किसान के साथ समानता करी है। साफा का अर्थ होता है सिर पर बांधने का कपड़ा और चिलम, ये देखो इस तरह का मिट्टी का धूम्रपान करने का पात्र। तो यहाँ पर कवि ने पहाड़ की समानता एक किसान के साथ करी है। जैसे किसान अपने सिर पर इस तरह का साफा बांधे रहता है, वैसे ही पहाड़ का साफा आकाश को बताया है। सूरज की चिलम खींचता, चिलम पीते समय चिलम के ऊपर की ये आग थोड़ी थोड़ी मंद गति से बुझती रहती है। तो ऐसे ही कवि कहना चाह रहा है कि सूरज भी
जो दिन में उसके पास ताप था वो अब शाम ढलते ढलते उसका ताप भी कम हो जाता है। शाम के समय आपने देखा होगा जब सूरज नीचे चला जाता है तो एक सिंदूरी रंग दिखाई देता है और उस समय सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं होती जितना कि दोपहर के समय होती है। तो सूरज की समानता चिलम के ऊपर सुलगती आग के साथ करी है। जैसे किसान चिलम को पीने के लिए खींचता है तो वो धीरे धीरे सुलगती हुई अंत में बंद हो जाती है, वैसे ही सूरज भी ढलते ढलते फिर ढल जाता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, जैसे किसान के घुटनों पर चादर है वैसे ही पहाड़ के नीचे ये जो बहती नदी है उसको बताया है कि जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी रहती है वैसे ही ये नदी भी ऐसे नजर आ रही है जैसे पहाड़ के घुटनों पर पड़ी हो। पास ही दहक रही है, दहकना होता है सुलगना, प्लास के जंगल की अंगीठी। प्लास ये देखो टेसू के पेड़ होते हैं जिन पर इस तरह के लाल लाल फूल आते हैं। तो जैसा रंग इन फूलों का है वैसा ही इस दहकती अंगीठी में, अंगीठी आग जलाने का पात्र होता है, तो वैसी आग इस अंगीठी में जलती है। तो इनका जो सुनहरा लाल रंग होता है वैसा ही प्लास के फूलों का होता है। तो इन फूलों की समानता दहकती हुई अंगीठी से करी है। यहाँ पर कवि ने चादर सी, गल्ले सा, इन सब में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और इस प्राकृतिक दृश्य को किसान के साथ समानता करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जब शाम हो जाती है तो सूरज कौन सी दिशा में जाता है? पश्चिम दिशा में। तो जैसे जैसे सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है वैसे वैसे पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अंधकार की समानता भेड़ों के गल्ले से करिए। गल्ले का अर्थ होता है झुंड, तो भेड़ों का झुंड सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जैसे भेड़ों का झुंड दुबक कर बैठता है उसी तरह अंधकार भी पूर्व दिशा में बढ़ता जाता है। अचानक बोला मोर। अचानक किसकी आवाज आई? मोर की। जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो? जैसे हम कई बार किसी काम में मग्न होकर बैठते हैं और अचानक आपको आवाज लगाते हैं तो आप एकदम से सकपका जाते हो ना। तो वैसे ही किसान मग्न होकर अपनी चिलम को पी रहा था आगे अंगीठी को जलाकर, लेकिन जैसे ही अचानक मोर बोला तो ऐसे लगा जैसे उसने आवाज दी हो। सुनते हो? चिलम औंधी। औंधी का अर्थ है उल्टा। तो जैसे ही अचानक जैसे ही आवाज आई वैसे ही किसान हड़बड़ा गया और उसके हाथ से चिलम उल्टी हो गई। चिलम के उल्टी होने से धुआं उठा। चिलम को किसान पीकर उसको सुलगा रहा था धीरे धीरे। जैसे ही चिलम उल्टी हुई वो बुझ गई तो उससे धुआं उठा। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और वैसे ही शाम धीरे धीरे होती जा रही थी। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। जो पहले का दृश्य था उसमें कवि ने प्रकृति के साथ मानवीकरण किया, लेकिन जैसे ही मोर ने आवाज लगाई एकदम से दृश्य पलट गया और ये सब हकीकत में हुआ कि चिलम उल्टी हो गई, धुआं उठा और वैसे ही सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। कहने का अर्थ है और फिर रात हो गई। अब इस कविता के सारांश को देखते हैं। इस कविता के कवि सर्वश्र दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में कवि ने अपनी कल्पना से किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। जाड़े की ढलती शाम का वर्णन एक चद्दर ओढ़ बैठे हुए किसान जो अपने सामने अंगीठी सुलगाकर अपनी चिलम पी रहा है के साथ किया है। इस काल्पनिक कविता में दोनों दृश्यों को एक साथ जोड़ने में उपमा अलंकारों का प्रयोग करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान के समान प्रतीत हो रहा है। आकाश किसान के सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ से नीचे बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान, पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग के समान बताया है। पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान बताए हैं। पूर्व दिशा में फैलता अंधेरा उसकी समानता भेड़ों के झुंड से करी है
और सूरज का डूबना औंधी हुई चिलम से और अंधेरा छाना धुआं उठना से समानता करी है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। ये एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो एक बार कविता को फिर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी एक रूपता है चिलम और सूरज में। चौथी एक रूपता बताई गई है सुलगती अंगीठी और पलाश के फूलों में। 5वीं एक रूपता अंधकार और भेड़ों के गल्ले में। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? शाम करीब 6 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 घंटा लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो एक बार आप ध्यान से देखिए अपने घर की छत या खिड़की से, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छी तरह दे पाओगे। इस बीच आसमान का रंग सुनहरे लाल रंग में बदल गया। कुछ देर पीला रहा और फिर धीरे धीरे सूरज अस्त हो गया। चारों ओर अंधेरा छाने लगा और तारे टिमटिमाने लगे। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो ये आप जो आपको शब्द सुनाई देते हैं उसके हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कबूतर, चिट्ठी आई है। कौवा, कोई आने वाला है। मैना, कैसे हो? तोता, राम राम। चील, ऊपर देखो। हंस, चलो तैरो। कविता से आगे इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो सबसे पहले बच्चों इस कविता का जो चित्रण किया गया है उसके हिसाब से चित्र बनाइए। उसके बाद उसमें लिखिए कि आपने कौन कौन से रंगों का उसमें प्रयोग किया। जैसे नीला रंग आसमान और नदी बनाने के काम में लोगे, पीला सूरज के, लाल सूरज की लालिमा दिखाने के लिए, काला अंधेरे के लिए और पहाड़ दिखाने के लिए, सफ़ेद रंग बादल और पहाड़ बनाओगे, नारंगी डूबता सूरज दिखाने के लिए, सुनहरा लाल रंग पलाश के फूल दिखाने के लिए और हरा रंग पेड़ पौधे बनाने के लिए। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल का अभ्यास करते हैं। फल वाले अपने फल जल्दी से बेचकर घर जाने की सोचते हैं। माँ रात्रि के भोजन की तैयारी व आसपास गपशप। पेड़ पौधे फूल मुरझा जाते हैं व पौधे सोने की तैयारी में। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान खेत से घर की ओर आने की तैयारी करते हैं। बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा? लिखिए। सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में संध्या के दृश्य को किसान की सहायता से बताया है, जो हमने अभी पढ़ा, जबकि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में संध्या का वर्णन पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से किया है। और एक सबसे बड़ा अंतर क्या नज़र आ रहा है? इस कविता में वास्तविकता झलक रही है। श्याम एक किसान जो कि कल्पना से भरी थी। अनुमान और कल्पना।
शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो सुबह की कविता के लिए हम कुछ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे उगता सूरज, किरणें, उठना, चिड़िया, भोर। तो इन शब्दों की सहायता से आप एक छोटी सी कविता बनाने की कोशिश करो। भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो इन शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द क्या कर रहे हैं? संज्ञा शब्दों की समानता, जैसे नदी कैसी, चादर सी, भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा, तो इनमें समानता बताई गई है। और यहाँ पर मरियल सा कुत्ता, तो कुत्ता कैसा था? मरियल सा। दिल है छोटा सा, नन्ही सी चिड़िया, तो इन सब में विशेषता बताई है। तो यहाँ संज्ञा शब्दों की समानता व विशेषता बताने के लिए हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ या वाक्य रचिए, दो दो वाक्य बनाइए। जैसे आंधी, कल इतनी तेज आंधी आई कि आसपास के कमजोर पेड़ पौधे उखड़ गए। प्रधानाचार्य द्वारा बुलाने पर मेरे दिमाग में विचारों की आंधी सी चलने लगे। ऐसे ही दहक का, इधर सर्दी हुई और उधर दादाजी की अंगीठी दहकी। दहकना का अर्थ है सुलगना। और यहाँ पर नाराज होने पर धर्मेंद्र के मन में बदले की भावना दहक उठी। सिमटा, सांप को देखते ही मैं सिमट कर एक चारपाई पर बैठ गई। विपक्षियों की क्रिकेट टीम 45 रनों पर सिमट गई। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। अपने घर से ढलती शाम के नज़ारे को देखें व उस अनुभव को लिखें। उस अनुभव को आप कोई लेख या कविता का रूप दे सकते हो। आपको सुबह या शाम में से कौन सा दृश्य ज़्यादा लुभावना लगता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।